हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ANTS PT5 का डिस्कशन करेंगे जूलॉजी का। हो सकता है कि किसी का एग्जाम पहले के ANTS में अच्छा हुआ होगा, किसी का थोड़ा सा खराब हुआ होगा। आप ये मत सोचो, आप बस हर एक मॉक टेस्ट को, हमारे ANTS पेपर को सीरियसली दो। आप एग्जाम जरूर देना। कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते डर के मारे एग्जाम नहीं देते और बाद में वो गिल्ट फील करते। ऐसे नहीं होना चाहिए। आप पेपर में बैठो, आपको जो जो आता है आप मार्क करो। और एक चीज बस आप याद रखना, जो मैं क्लास में हमेशा बोलती हूँ, 16x3 टोटल पेपर जितने भी हो उसको 3 बार आपको करना है। ओके, तो 3 बार आप जब करोगे, फर्स्ट टाइम करोगे, कुछ दिन बाद रिवीजन करके एक बार करो, फिर से और एक बार रिवीजन और एक बार करो। जब पेपर्स को बीच बीच में थोड़ी देर के लिए भी आप थोड़ा सा विजुअल स्कैनिंग करोगे, कुछ ना कुछ पॉइंट उभर के बाहर आएगा। जो भी पॉइंट्स उभर के बाहर आएंगे तो वो आप मार्क करके कहीं पे लिख के रखो, या तो NCERT में आप नोट करो। खासकर मैं बायो के लिए बोल रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और लॉन्ग टर्म के लिए ये जो भी पॉइंट्स आप रिवाइज कर रहे हो ये आपके ब्रेन में रह जाएंगे फाइनल एग्जाम तक। ओके, तो अपने आप पे भरोसा रखना है, हमारे पे भरोसा रखो। लास्ट में हम सभी का एग्जाम अच्छा होगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 से। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, the globular head of the myosin monomer is an active ATPase enzyme and has binding site for ATP and active sites for actin। हमें पता है कि मायोसिन का जो मोनोमर होता है वो मैरोमायोसिन होता है। उसमें ग्लोब्यूलर हेड होता है और शॉर्ट टर्म होता है और 2 टेल भी होता है, तो 2 हेड 2 टेल। HMM जो होता है हैवी मैरोमायोसिन, उसमें ग्लोब्यूलर हेड होता है विद शॉर्ट टर्म, और LMM होता है आपका लाइट मैरोमायोसिन जिसमें 2 टेल होता है। और जो ग्लोब्यूलर हेड है, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ATPase, मतलब वो खुद ही एक ATPase की तरह रोल प्ले करता है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द ग्लोब्यूलर हेड ऑफ द मायोसिन मोनोमर इज एन एक्टिव ATPase एंजाइम एंड हैज बाइंडिंग साइट्स फॉर ATP एंड एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन, ये करेक्ट है। आप डायग्राम से रिफर करो NCERT से, आपको वहां पे मिलेगा कि हमारा G एक्टिन का बाइंडिंग साइट और ATP का बाइंडिंग साइट दोनों ग्लोब्यूलर हेड में है और ग्लोब्यूलर हेड ही ATPase की तरह रोल प्ले करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। अच्छा, सेकंड देखते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन द ट्रोपोमायोसिन। हमें ये पता है कि जब भी हम ट्रोपोमायोसिन देखेंगे, एक रोप लाइक प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ हेलिकली वुंड एक्टिन, एक रोप लाइक प्रोटीन है, उसके बीच बीच में इंटरवल में छोटे छोटे कुछ प्रोटीन्स आते हैं जो बीच बीच में मिलते हैं, नॉट इन अ रेगुलर पैटर्न बट इरेगुलरली फ्रीक्वेंट फ्रिक्शन वो उसमें मिलेगा आपको। यहाँ पे है, फिर बीच में है, फिर बीच में। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ। इसमें नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे ग्लोब्यूलर हेड है, ग्लोब्यूलर हेड का जो पोजीशन है वो डिटरमाइन करता है कि कहाँ कहाँ पे आपका ट्रोपोनिन होगा। जहाँ जहाँ पे ग्लोब्यूलर हेड है उसी अलाइनमेंट में आपको ट्रोपोनिन मिलेगा। इसीलिए ये स्टेटमेंट, द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन द ट्रोपोमायोसिन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्योंकि जहाँ जहाँ पे ग्लोब्यूलर हेड होगा उसी जगह पे, उसी फ्रिक्वेंसी में आपको ट्रोपोनिन मिलेंगे, जो कि मायोसिन हेड के लिए G एक्टिन के साइट को मास्क करके रखेगा, जिससे कि विदाउट एनी मोटर सिग्नल ब्रेन से G एक्टिन जाके मायोसिन हेड से बाइंड ना करे, क्रॉस ब्रिज ना बनाए और मसल कंट्रैक्शन विदाउट ब्रेन सिग्नल स्टार्ट ना हो। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो हमें पता है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, इसलिए आपको आंसर बी मार्क करना था। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो 136 ये लोकोमोशन मूवमेंट से था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 लोकोमोशन से है। न्यूरोट्रांसमीटर डैश जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल इन द सर्कुलेमा। हमें पता है कि सर्कुलेमा क्या है, मसल फाइबर, जो कि मसल का सेल है, स्केलेटल मसल का सेल, उसके सरफेस में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उसमें जाके बाइंड करता है एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन के बाइंडिंग से ही सर्कुलेमा का परमेबिलिटी बदलता है, चेंज होता है और वो अलाउ करता है इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम इनटू द सिस्टम। सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें ऑलरेडी कैल्शियम मसल फाइबर में हमेशा ही रहता है, बस वो अपना जगह बदलते ही कंट्रैक्शन होता है या तो रिलैक्सेशन होता है। जैसे कि सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कैल्शियम तभी निकल के सर्कोप्लाज्म में आएगा जब एसिटाइलकोलिन सर्कुलेमा के एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से बाइंड करेगा, तब सोडियम इन्फ्लक्स होगा, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कैल्शियम निकलेगा और वो सर्कोप्लाज्म में जाके ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा, जिससे ट्रोपोनिन अनमास्क करे G एक्टिन साइट को और मसल कंट्रैक्शन इनिशिएट हो। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखना है कि इसमें आंसर जो है
है, ये आपने करेक्ट ही किया होगा, इसमें एसिटाइल कोलिन है। और हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है बहुत सारे बच्चों को, कैल्शियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अंदर नहीं आता, मसल फाइबर में हमेशा ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम स्टोर रहता है। और जो बाहर कैल्शियम है मसल फाइबर के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, उस जगह का जो कैल्शियम है वो होता है बॉडी फ्लूइड से आना जाना करता है। ओके, हमेशा ध्यान रखना वहाँ का कैल्शियम का रोल अलग है और अंदर का कैल्शियम का रोल अलग है। जो मसल के अंदर ट्रैप्ड है उसका रोल अलग है, जो कि हमेशा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर रहते हैं। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के सार्कोप्लाज्म में तब जाएंगे जब उसे सिग्नल मिलेगा कि उसे ट्रोपोनिन से बाइंड होके मसल कंट्रैक्शन इनिशिएट करना है। तो ये चीज याद रखना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 138, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स मेनिंजेस इज क्लोज कांटेक्ट टू द ब्रेन टिश्यू। इसमें होगा पायामेटर। हमें ये पता है कि ड्यूरामेटर फर्स्ट है मेनिंजेस में, फिर उसके बाद आपको मिलेगा एराक्नोइड जो कि थिन है सबसे, और फिर आता है पायामेटर विच इज इन द क्लोज कांटेक्ट ऑफ न्यूरॉन्स इन स्पाइनल कॉर्ड एज वेल एज ब्रेन। वो आपको याद रखना पायामेटर का। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 139। Question number 139, which of the following options correctly differentiates between osteoporosis and gout? Osteoporosis involves inflammation of joints due to autoimmune attack, whereas gout involves low calcium levels causing spasm. ये गलत होगा क्योंकि ये स्टेटमेंट में उन्होंने osteoporosis और gout के बारे में करेक्ट नहीं लिखा। osteoporosis एक्चुअली क्या है, लो एस्ट्रोजन लेवल के लिए विटामिन डी का सिंथेसिस जब कम होता है बोन वीक हो जाता है, एंड इट्स रिलेटेड टू मेनोपोज इन केस ऑफ फीमेल, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने मेनोपोज से ही लिंक है कि लो एस्ट्रोजन लेवल फीमेल की तरफ इशारा किया है। और जब गाउट है इट इज एसोसिएटेड विद इम्प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ऑफ एडेनाइन एंड गुआनाइन। कभी कभी किसी के सिस्टम में एडेनाइन और गुआनाइन का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होता, तब यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा बनने के कारण वो जाके जमा हो जाता है हमारे जॉइंट्स के बीच में, एंड इट क्रिएट प्रॉब्लम व्हाइल वॉकिंग, व्हाइल राइटिंग, व्हाइल डूइंग सम ऑफ द डेली एक्टिविटीज। तो ऑटोमेटिकली गाउट इज अ फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस जो कि यूरिक एसिड के डिपोजिशन से होता है। तो इसमें अगर हम ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन, ऑस्टियोपोरोसिस इज कॉज्ड बाय एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, व्हेयर गाउट इज एन एज रिलेटेड डिक्रीज बोन मास डिसऑर्डर। ये भी करेक्ट नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस रिजल्ट्स फ्रॉम हाई लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन, नो, इट इज लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होता तो करेक्ट होता, व्हेयरएज गाउट रिजल्ट्स फ्रॉम द लो लेवल्स ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन। ये लिंक नहीं आ रहा है इसमें। लास्ट वन इज ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज फ्रैक्चर रिस्क, व्हेयरएज गाउट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। तो ये करेक्ट आ रहा है, आपको इसमें आंसर डी मार्क करना था। देखो, अर्थराइटिस का 3 फॉर्म है और तीनों फॉर्म हमारे बुक में मेंशन है। हीमैंथेल्डन डिजीज में रूमेटॉइड अर्थराइटिस है जो कि ऑटोइम्यून डिजीज से लिंक कर रहा है। एक अर्थराइटिस है गाउटी अर्थराइटिस जो कि यूरिक एसिड क्रिस्टल से लिंक कर रहा है। अनदर वन इज अर्थराइटिस जो कि एजिंग प्रोसेस से लिंक करता है कि जनरली कभी कभी धीरे धीरे साइनोवियल फ्लूइड जो है वो सूख जाते हैं, ड्राई अप हो जाते हैं, तो बोन टू बोन फ्रिक्शन होता है, उससे भी इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट्स में, उसे अर्थराइटिस बोलते हैं। अगर वो यूरिक एसिड से हो रहा है तो वो गाउट है। अगर साइनोवियल मेम्ब्रेन अटैक किया गया विद द हेल्प ऑफ सर्टेन फॉल्टी एंटीबॉडी तब उसे हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। ओके, ये तीनों अर्थराइटिस के टाइप्स आपके बुक में है, इसलिए आप एक बार रिफर करके रखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 असर्शन रीजन है। असर्शन में दिया है ग्लूकागॉन एक्ट एज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। हमें पता है कि ग्लूकागॉन हमारे पेनक्रियास के अल्फा सेल से सिक्रीट होता है और ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, एंड इट इज वर्क सिमिलर टू कॉर्टिसोल एज वेल एज कैटेकोलामाइंस जो कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन है। ओके, तो असर्शन करेक्ट है। रीजन में है ग्लूकागॉन एक्ट्स मेनली ऑन द लिवर सेल्स एंड स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस व्हाइल रिड्यूसिंग सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। क्योंकि हमें पता है कि ग्लूकागॉन का काम ही ये है कि बीटा सेल से वो अल्फा सेल से वो सिक्रीट होके ऑटोमेटिकली शुगर लेवल को बढ़ाए। तो उसका जो रिसेप्टर्स है आपको लीवर सेल्स में मिलेंगे, हेपेटोसाइट्स में, जिससे वो ग्लाइकोजन को तोड़ पाए और जो भी दूसरे मॉलिक्यूल्स है लाइक प्रोटीन, लिपिड, सबको वो तोड़ता है जिससे कि ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ सके। तो ये जो स्टेटमेंट है रीजन के तौर पे दिया गया है, रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसमें आंसर होगा असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन। तो इसमें आपको आंसर मार्क करना था ए, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट और ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो इसमें 140 में आंसर ए है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 141।
अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 141. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज करेक्टली मैच्ड विद द अकम्पनिंग डिस्क्रिप्शन? एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट्स कैटेकोलामाइन्स एड्रेनालिन टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन. तो ये वाला पोर्शन तो करेक्ट था, लेकिन अगर ये मेडुला होता तो करेक्ट था. यहाँ पे कॉर्टेक्स देने के कारण ये गलत हो गया, तो ये आंसर आपका है नहीं. पिनियल ग्लैंड सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन व्हिच रेगुलेट्स द 24-hour डायurnal रिदम ऑफ द बॉडी. तो इसलिए करेक्ट है क्योंकि डायurnal रिदम जो है बॉडी का यही मेंटेन करता है. और हमेशा मैंने एक चीज़ देखा, आप सिमिलर वर्ड्स में एग्जाम के टाइम में सभी का कंफ्यूजन हो सकता है. ध्यान रखना मेलाटोनिन हार्मोन है और मेलानिन पिगमेंट है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना. ओके, मैं इसमें स्ट्रेस दे रही थी कि आपका गलत ना हो. Posterior pituitary synthesizes two hormone oxytocin and vasopressin and releases them into the blood. यहाँ पे synthesize नहीं होकर release होता या तो secrete होता तो correct होता. Release या तो secretes तब करेक्ट होता, बिकॉज posterior pituitary secrete synthesize नहीं करता, हाइपोथैलेमस करता है. सिंथेसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे, हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायरेटिक हार्मोन वेसोप्रेसिन. लेकिन रिलीज और सिक्रीट करने के लिए इंस्ट्रक्शन वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को देता है, जिसे हम न्यूरोहाइपोफाइसिस और पार्ट्स नर्वोसा बोलते हैं. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे नंबर सी इसीलिए गलत हो गया. नंबर डी है थायराइड सिक्रीट्स द प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन व्हिच इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल. हमें ये पता है कि थायराइड ग्लैंड थायरोकैल्सिटोनिन सिक्रीट करता है, इतना तक ठीक है. इंक्रीजेस नहीं होता, इसमें ये डिक्रीजेस होता तो ये करेक्ट होता. इसीलिए डी भी गलत था, इसलिए आपको मार्क यही करना था बी, जो कि बेस्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 142. Question number 142. Consider the functions of the hypothalamus. While it controls body temperature and hunger, it also works intimately with the limbic system to regulate sexual behavior and expression of emotional reactions. आप जब भी ब्रेन पढ़ोगे एक चीज़ का ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस में कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है, लाइक थर्मोरेगुलेशन, एंगर, हंगर, थ्रस्टीनेस, ऑस्मोरेगुलेशन, ये सब है. टुगेदर विथ वो लिम्बिक सिस्टम के साथ अलॉन्ग विथ लिखा हुआ है, देखना लास्ट पार्ट में फोर ब्रेन में, ये कुछ और भी फंक्शन शो करता है, जैसे सेक्सुअल बिहेवियर का ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेस में आ जाएगा, और साथ ही साथ इमोशनल रिएक्शन. ये हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम का कॉमन फीचर है. लेकिन एक फीचर और भी है जिसे हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी फीचर, ऑल्फैक्शन. वो लिम्बिक सिस्टम का फीचर है जो कि हाइपोथैलेमस में नहीं होता. ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना. कॉमन फीचर्स, हाइपोथैलेमस का अपना स्पेसिफिक फीचर और लिम्बिक सिस्टम का अपना स्पेसिफिक फीचर, क्योंकि तीनों जो भी पॉइंट्स है ये कुछ समरी में मेंशन है और कुछ डायरेक्ट टेक्स्ट में दिया हुआ है. ओके, चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143. Question number 143. Deficiency of a hormone increases potassium ion and decreases sodium ions in blood. It is secreted by. हमें पता है कि जब भी हार्मोन इंक्रीज होगा पोटेशियम का और सोडियम आयंस इन द ब्लड डिक्रीज होगा, तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो इसके लिए रोल प्ले करता है? द बेस्ट आंसर इज जोना ग्लोमेरुलोसा, बिकॉज यहाँ पे ये एल्डोस्टेरॉन के बारे में बोलना चाह रहे हैं. कभी कभी एल्डोस्टेरॉन अगर किसी कारण कम सिक्रीट हो रहा है तो पोटेशियम का लेवल ब्लड में बढ़ेगा, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन पोटेशियम और फॉस्फेट का एक्सक्रीशन कराता है और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स से और कलेक्टिंग डक्ट्स से. उस रेफरेंस में पूछा है कि डेफिशिएंसी ऑफ ए हार्मोन इंक्रीजेस पोटेशियम आयन एंड डिक्रीजेस सोडियम आयंस इन ब्लड. इट इज सिक्रेटेड बाय जोना ग्लोमेरुलोसा, बिकॉज यहाँ पे इशारा एल्डोस्टेरॉन के तरफ है. ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 144. अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, जो कि ब्रेन के पार्ट्स को दिया है कॉलम 1 में, कॉलम 2 में आपके फीचर्स है, आपको इसको मैच करना है. हाइपोथैलेमस जो होता है इसमें से आके ये आएगा, इसमें 3 रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, दैट इज P3. लिम्बिक सिस्टम में अगर आप देखोगे ये फंक्शन आएगा, इन्वॉल्व्ड इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एंड ऑल्फैक्टरी फंक्शन. अभी मैंने कहा था जैसे ऑल्फैक्टरी फंक्शन इसका स्पेसिफिक फीचर लिम्बिक सिस्टम का. एसोसिएशन एरिया अगर हम देखेंगे ये इसमें इंटरसेंसरी कम्युनिकेशन, बिकॉज ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये एक चीज यहाँ पे गलत होता है वो ध्यान रखना. सेरेब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट एसोसिएशन एरिया है. सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आपको मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स दोनों मिलेंगे, लेकिन सेरेब्रल कॉर्टेक्स का एक लार्ज रीजन है जिसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों नहीं है. उसी पोर्शन को हम एसोसिएशन एरिया बोलते हैं, जिसका फंक्शन है रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशंस, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन. मेडुला ऑब्लोंगेटा के रह गया तो आपको है
controls involuntary functions like cardiovascular reflexes, respiration and gastric secretion together with vomiting and swallowing. तो इसमें आंसर ए आएगा, आपको इसमें ए मार्क करना था। तो आप हमेशा कुछ जो भी ब्रेन के पार्ट्स है उसको साथ साथ में बीच बीच में कभी कभी बैठ के उसका फीचर्स को आप रिफर करके एक जगह पे लिख के प्रैक्टिस करना, तो आगे किसी भी क्वेश्चंस में अगर गलती हुआ भी होगा तो आगे किसी क्वेश्चंस में गलती ना हो। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 145, prolonged hyperglycemia leads to a complex disorder called diabetes mellitus. Which of the following clinical indicators are characteristic of this disorder? हमें पता है कि diabetes mellitus is occurs because of pancreas malfunctioning. अगर अच्छे से बीटा सेल्स काम नहीं कर रहा है, या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है या तो इंसुलिन डेफिशिएंसी है। इंसुलिन डेफिशिएंसी जनरली बच्चों में या जुवेनाइल के केस में या तो कम एज में होता है, जिसमें बीटा सेल्स वीक हो जाता है और इंसुलिन का सिक्रीशन जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। और अगर बाद में एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज है, दैट इज इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 में हमेशा इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है जो कि प्रॉपर्ली सिग्नल नहीं दे पाता। दोनों केसेस में हम इंसुलिन थेरेपी करके इसे ठीक कर सकते हैं। तो इसमें आपको पूछा इस क्वेश्चन में, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया लीड्स टू अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल इंडिकेटर्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसऑर्डर। हमें कैसे पता चलेगा एक पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस? उसका इंडिकेटर है ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोनूरिया। कैसे? अगर ग्लूकोज का थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाता है तो पीसीटी ग्लूकोज को 100% बैक नहीं करता बॉडी में और ग्लूकोज हमारी यूरिन से बाहर निकल जाता है। दैट मीन्स किडनी क्या कर रहा है, प्रॉपर रीअब्जॉर्प्शन उस चीज का नहीं कर पा रहा है या तो नहीं कर रहा है क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो चुका है। ओके, पुराने एनसीईआरटी में बायोमोलिकुलर पोर्शन में उन्होंने मेंशन किया था लाइक 4.2 to 6.1 मिलीमोल थ्रेशोल्ड लिमिट होता है। अगर ये क्रॉस हो जाता है तो पीसीटी कैन सेंस दिस बिकॉज पीसीटी इज द ओनली एरिया इन नेफ्रॉन जो कि 100% एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी में बैक करता है। तो ग्लूकोज अगर बैक नहीं हुआ तो यूरिन से निकलेगा जिसे हम ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। साथ ही साथ है कीटोनूरिया। कीटोनूरिया क्यों होता है? जनरली देखा गया डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट में फैट का मेटाबॉलिज्म बहुत मतलब तेजी से होता है, बहुत फास्ट होता है। जनरली दे टारगेट कार्बोहाइड्रेट, नो दे टारगेट फैट। तो फैट को टारगेट जब करेंगे ग्लूकोज बनेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस से, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी फैट बनेगा, फैट से ग्लूकोज बनेगा तो उससे एक एसिटो एसिटिक एसिड का बनना होता है। उसी एसिटो एसिटिक एसिड से पीएच हमारा लो हो जाता है डायबिटीज पेशेंट में और कीटोन बॉडीज यूरिन से निकलता है। अगर बहुत ज्यादा पीएच लो हो गया तो इट मे हैम्पर द फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, उससे डायबिटीज कोमा भी हो सकता है। मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बोला जो कभी आ सकता है, आप ये देखना। इसमें तो आपको सिंपल आंसर मार्क करना था सी, ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोनूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना प्रेजेंट ऑन पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन डैश दिया हुआ है, तो ये डॉर्सल पोर्शन होगा। कभी कभी डॉर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये सब चीजों को भी ध्यान रखना है। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली, वो आप ध्यान रखोगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 लोकोमोशन से है। स्टेटमेंट 1 में है ह्यूमन स्कल इज डिस्क्राइब्ड एज डाइकोंडाइलिक। हम जब भी डाइकोंडाइलिक स्कल बोलते हैं ये बाकी वर्टिब्रेट्स में है जैसे एम्फीबिया में है। डाइकोंडाइलिक का मतलब है 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल है और ये 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल ऑसिपिटल बोन का एक्सटेंशन है जो जाके एटलस पे रेस्ट करता है एंड इट हेल्प्स अ कनेक्शन बिटवीन स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम। तो डाइकोंडाइलिक स्कल का मतलब है 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल है। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है कि ह्यूमन का स्कल डाइकोंडाइलिक है। स्टेटमेंट 2 में इट आर्टिकुलेट्स विद द सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल। स्टेटमेंट 2 भी इसमें करेक्ट है, तो इसमें आंसर आपको मार्क करना था ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 भी लोकोमोशन से है। विच आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोजिंग द एक्टिव साइट्स ऑफ फॉर मायोसिन अलाउिंग क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन? द बेस्ट आंसर इज ऑलवेज कैल्शियम, क्योंकि मैंने आपको बोला था सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कैल्शियम हमेशा हमारे मसल में स्टोर रहता ही है। जैसे ही उसे सिग्नल मिलता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, जब एसिटाइल कोलिन आके सर्कोलेमा के रिसेप्टर्स पे बैठते हैं तब जाके कैल्शियम निकल के ट्रोपोनिन से बाइंड करता है। ट्रोपोनिन से बाइंड करते ट्रोपोनिन अनमास्क करता है जी एक्टिन को एंड इट अलाउज द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज बिटवीन मायोसिन एंड एक्टिन। उसी कारण क्या होता है, जो भी एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं द स्लाइड एंड पास ओवर द मायोसिन फिलामेंट, तब मसल कंट्रैक्शन होता है। तो द बेस्ट आंसर इसमें क्या आ रहा है, कैल्शियम। ओके, तो इसमें आंसर आपको बी मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 149।
स्टेटमेंट 1 में लिखा है द हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स दैट रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स रीच द ग्लैंड थ्रू ए पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। हमें ये पता है कि जब एंटीरियर पिट्यूटरी को गाइड करता है हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी अपना हार्मोन खुद बनाता है, तो जो भी रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स आते हैं वो पोर्टल सर्कुलेटरी पाथवे के थ्रू आते हैं। तो ये करेक्ट है कि 3 जगह पे आपके बॉडी में ऐसे 3 पोर्टल सर्कुलेशन होता है, रिनल, हाइपोफाइशियल और हेपेटिक, लेकिन ह्यूमन बॉडी में हेपेटिक है और हाइपोफाइशियल है। हाइपोफाइशियल कनेक्शन होता है हाइपोथैलेमस के ब्लड कैपिलरी के साथ एंटीरियर पिट्यूटरी का, जिसे हम एडिनोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट में है द हार्मोन्स रिलीज बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी आर सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस एंड ट्रांसपोर्टेड टू द ग्लैंड बाय ए सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है ये गलत आ रहा है। ये सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू नहीं जाता है, ये डायरेक्टली एक्सोनली जाता है। दैट मीन्स एक्सोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर डायरेक्टली एंटर करता है हाइपोथैलेमस से, और हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है ऑक्सीटोसिन एडीएच, जो थोड़ी पहले मैंने आपको कहा था, लेकिन सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन से उसका कोई लिंक नहीं है। आपको ये याद रखना है कि हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हार्मोन्स एक्सोनली देता है और एंटीरियर पिट्यूटरी में रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स आते हैं विद द हेल्प ऑफ पोर्टल सर्कुलेटरी पाथवे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट इसमें गलत है, तो इसलिए आपको यहाँ पे मार्क करना था स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सी मार्क करना था। अब क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं, एच जोन। एच जोन का मतलब है हैंसन जोन इन अ सर्कोमियर। हमें पता है कि ए बैंड और आई बैंड के बीच में, आई बैंड को बाइसेक्ट करता है जेड लाइन, और जो ए बैंड होता है उसके बीच में एक लाइट जोन होता है जिसे हम बोलते हैं एच जोन। तो एक बार मैं आपको ये दिखा देती हूँ। सपोज ये हमारा एक्टिन फिलामेंट्स हो गया, ठीक है, रफ एक बार देख लेते हैं एंड एक कलर और लेते हैं। इसमें ये हो गया आपका ए बैंड। नाउ दिस पोर्शन, यहाँ पे देखो इस जगह पे ये डार्क दिखेगा एरिया, बिकॉज यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन दोनों पैरेलली अरेंज्ड है, यहाँ पे भी अरेंज्ड है। दिस इज द डार्क रीजन ऑफ ए बैंड, बट दिस पोर्शन इज नॉट ओवरलैप्ड बाय एक्टिन फिलामेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं एच जोन। एच जोन है हैंसन जोन इन ए बैंड, जहाँ पे एक्टिन मायोफिलामेंट्स एब्सेंट होते हैं। ये आपको रेस्टिंग स्टेट में तो दिखेगा, क्योंकि वो उसी का फीचर ऐसा ही है कि एक्टिन मायोफिलामेंट्स उसमें एब्सेंट है, लेकिन जब भी कंट्रैक्शन होगा एच जोन विजिबल नहीं होता, बिकॉज तब तक एक्टिन मायोफिलामेंट्स एंटर करके आ जाता है एम लाइन के तरफ। अब एम लाइन क्या है थोड़ा सा देख लो। एम लाइन अगर हम बोले दिस इज एम लाइन, दिस इज एम लाइन। अब जेड लाइन अगर हम बोले, दूसरा एक कलर लेते हैं, ब्लू कलर ले लेते हैं, ये जेड लाइन है, द ब्लू वन इज जेड लाइन। मैंने रफ एक डायग्राम बनाया, ये हो गया आपका एक्टिन फिलामेंट्स के आई बैंड पार्ट है ये, और ये जब जगह फ्री रहता है, यहाँ पे एक्टिन मायोफिलामेंट्स नहीं है, तो उसे बोलते हैं एच जोन। और जब एक्टिन मायोफिलामेंट्स एंटर करके इसे ढक देता है तो एच जोन विजिबल नहीं होता, तब हम समझ जाते हैं कि मसल कंट्रैक्ट हुआ है। बट एच जोन का एक्चुअल डेफिनेशन यही है कि एक्टिन मायोफिलामेंट्स आर एब्सेंट इन ए बैंड ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेट। वो दिखेगा नहीं तो वो दिखता नहीं है कंट्रैक्शन के टाइम में। तो इसमें आपको यही मार्क करना था, ए इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट्स नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट्स। दिस इज द बेस्ट आंसर। ओके, 150 का ए मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 151। Question number 151, read the following statements 1 to 4 regarding the endocrine system and choose the option with the correct statement. Statement number 1 में है parathyroid hormone acts on bone to stimulate the process of bone resorption and increases blood calcium level. हमें पता है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल साइड में होता है। 4p साइज ग्लैंड है जिसका रोल है कि वो सिक्रीट करे पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन हमेशा सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम के हिसाब से ही ब्लड में आता है। जब भी सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम ब्लड में कम रहता है, पीटीएच सिक्रीट होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से, और वो ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाने के लिए रिनल ट्यूब्यूल से, बोन से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से कैल्शियम को लाके वहां जमा करता है ब्लड में। दैट मीन्स वो ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में है कॉर्टिसोल इज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दैट स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस एंड इनहिबिट्स सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड।
हमें ये पता है कॉर्टिसोल एक प्रिंसिपल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है जो जोना फेसिकुलेटा सिक्रीट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से और उसे स्टिमुलेट करता है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, जो कि पार्स डिस्टल इसका 6 ट्रॉफिक हार्मोन से एक हार्मोन है। ACTH का टारगेट जनरली होता ही है जोना फेसिकुलेटा, और जो भी जोना ग्लोमेरुलोसा है उसका टारगेट ACTH नहीं होता। दैट मीन्स ACTH सिर्फ जोना फेसिकुलेटा को स्टिमुलेट करके कॉर्टिसोल सिक्रीट करवाता है, जो कि एक प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। और हमारा स्ट्रेस हार्मोन है वो, जो कि हमारे प्रोटीन को तोड़ के अमाइनो वो बनाता है ग्लूकोज, ग्लूकोनियोजेनेसिस से। हमारे लिपिड को भी तोड़ के ग्लूकोज बनाता है, ग्लाइकोजन के तोड़ के ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, सेलुलर अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड को रोकता है। और कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो इम्यूनोसप्रेसिव भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। जो भी स्टेटमेंट 2 में है वो करेक्ट है। कॉर्टिसोल वाला स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 3। ग्लूकागॉन इज ए पेप्टाइड हार्मोन। हमें पता है ग्लूकागॉन अल्फा सेल से सिक्रीट होता है, पैनक्रियास से, उसके आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से, सिक्रीटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, एक्ट्स एज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। इसमें बस एक ही चीज गलत है, बीटा नहीं होना चाहिए था, इसमें होना चाहिए था अल्फा। अगर अल्फा होता तो ये करेक्ट होता, बिकॉज बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सिक्रीट्स इंसुलिन। तो इसलिए स्टेटमेंट 3 जो है इस रेफरेंस में गलत आ रहा है। लास्ट है हार्मोन रिसेप्टर फॉर स्टेरॉइड हार्मोन्स आर जनरली लोकेटेड इनसाइड द टारगेट सेल। जो भी स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, सभी हार्मोन्स जाके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करता है। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में लास्ट में जो डायग्राम है उसमें देखना इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है एस्ट्रोजन के लिए। दैट मीन्स दे आर लिपिड सॉल्युबल, दे कैन इजीली क्रॉस आवर सेल मेम्ब्रेन और जाके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करके सिग्नल देता है। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो इसमें अगर हम देखते हैं हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, हमारा सेकंड स्टेटमेंट, हमारा फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें से जो भी ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है वही आपका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं एक बार इसमें आंसर क्या है। इसमें आंसर आपको मार्क करना है सी, ओके, क्योंकि इसमें 1, 2, 4 और करेक्ट लिखा है, 3 इनकरेक्ट है, तो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है इसमें से ये। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 152। Question number 152, choose the incorrect option with reference to endocrine gland located at the basal part of diencephalon। तो ये जो basal part of diencephalon line है, this is actually referring to hypothalamus। पहले आपको ये समझ में आना पड़ेगा कि ये hypothalamus के बारे में बात कर रहा है। फिर लिखा है it lies at the base of major coordinating center for sensory and motor signaling। That means ये लाइन इशारा कर रहा है थैलेमस के तरफ। तो हमें पता है थैलेमस के नीचे ही hypothalamus होता है, तो ऑटोमेटिकली करेक्ट है। ठीक है, it lies at the base of लिखा है, तो इस लाइन के लिए करेक्ट है। It contains several groups of neurosecretory cells called nuclei which produce hormones। जैसे inhibiting hormones और releasing hormones ये secrete करता है। हमें ये पता है inhibiting और releasing hormones से गाइड करता है anterior pituitary को, और इसीलिए वो फंक्शन कर सकता है पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू कि कब उसे हार्मोन्स रिलीज करना है और कब उसे हार्मोन रिलीज नहीं करना है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट आ रहा है, ये दोनों करेक्ट है। इट इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये ठीक उल्टा लिखा हुआ है, बिकॉज हाइपोथैलेमस कंट्रोल पोस्टीरियर पिट्यूटरी, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखा है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल्स हाइपोथैलेमस, तो इसलिए गलत है। लेकिन आंसर आपको ये मार्क करना है, स्टेटमेंट गलत है बट आपको इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा, इसलिए आंसर आपको सी ही मार्क करना है। डी है, इट रेगुलेट्स अवर बॉडी टेम्परेचर एंड अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमें पता है हाइपोथैलेमस का स्पेसिफिक फंक्शन थर्मोरेगुलेशन, ईटिंग, ड्रिंकिंग, दिस एंगर, हंगर, ये सब कंट्रोल करना होता है। एंड टुगेदर विद लिम्बिक सिस्टम वो और भी कुछ फंक्शंस करते हैं, लाइक सेक्सुअल बिहेवियर और इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें द बेस्ट आंसर सी आ रहा है, क्योंकि उन्होंने इनकरेक्ट ऑप्शन की तरफ आपको मार्क करने बोला, नॉट द करेक्ट वन। तीनों करेक्ट आ रहा है, सी गलत आ रहा है, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंडर में हाइपोथैलेमस काम नहीं करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, इसीलिए आंसर सी इसमें आएगा एज ए आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 153। विच हार्मोन इज कॉमनली नोन एज फाइट और फ्लाइट हार्मोन? ये तो आपने मार्क किया ही होगा, एपिनेफ्रिन, दैट इज एड्रेनलिन। और एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन हार्मोन को हम लोग बोलते हैं कैटेकोलामाइंस, जो कि एड्रिनल मेड्यूला से सिक्रेट होता है। उसका सेल्स है क्रोमेफिन सेल्स, डिफ्यूज नर्व टिश्यू है। ओके, और ये याद रखना है आप, दोनों सिनर्जिस्टिक होते हैं, चाहे वो एड्रेनलिन हो चाहे वो नॉर एड्रेनलिन हो, दोनों का फंक्शन सिनर्जिस्टिक फंक्शन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 154।
4। 154 में ए मोटर यूनिट कंसिस्ट ऑफ, ये आपको पूछा लोकोमोशन एंड मूवमेंट से। आप हमेशा याद रखना मोटर यूनिट और मोटर एंड प्लेट में क्या डिफरेंस है, ये पहले मैं बताती हूँ, फिर आंसर आप खुद ब खुद समझ जाओगे। सपोज आपको पूछा मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट का मतलब है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो अगर हम ये देखें तो हमेशा कंपोनेंट क्या होगा उस पर ध्यान देना, मसल फाइबर लिखा रहेगा, दैट मीन्स वन मसल फाइबर। तो वन वर्ड यूज नहीं करेंगे, वो एस नहीं रहेगा इसमें, प्लस एक मोटर नर्व रहेगा, ठीक है। ये अगर ऐसे दो कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन, और थोड़ा सा अगर और जानना है, एक मोटर नर्व का एक साइनेप्टिक नॉब, वन साइनेप्टिक नॉब, ये तीनों मिलके बनता है हमारा मोटर एंड प्लेट, ओके। क्योंकि हमें पता है कि मोटर नर्व एक ही होता है दोनों में, मोटर यूनिट में भी और मोटर एंड प्लेट में भी। साइनेप्टिक नॉब्स एक नर्व में होता है, 6 पकड़ लो, तो 6 साइनेप्टिक नॉब एक मोटर नर्व का 6 मसल फाइबर को सिग्नल दे रहा है, तो सबको मिला के हम बोलेंगे मोटर यूनिट। दैट मीन्स मेनी मोटर एंड प्लेट कॉन्स्टिट्यूट वन मोटर यूनिट, ओके। तो इस पे कैसे पकड़ोगे तुम, नंबर ए होगा इसमें आंसर, इज बिकॉज ऑफ दिस एस, ओके, फाइबर्स, क्योंकि उन्होंने देखो ए मोटर न्यूरॉन लिखा, इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। मोटर न्यूरॉन, चाहे वो मोटर एंड प्लेट हो, चाहे वो मोटर यूनिट हो, दोनों में ए ही वर्ड यूज होगा, मोटर न्यूरॉन एक होगा, ओके। लेकिन मोटर एंड प्लेट बहुत सारे जब जुड़ते हैं, बहुत एक मोटर न्यूरॉन बहुत सारे नर्व्स को जब सिग्नल देता है विद द हेल्प ऑफ मेनी साइनेप्टिक वेसिकल्स, तब उसे हम बोलते हैं, वेसिकल्स नहीं साइनेप्टिक नॉब्स, तब उसे हम मोटर यूनिट बोलते हैं। तब उसको जब लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, एक बार देख लो, मोटर यूनिट अगर है दैट मीन्स मसल फाइबर्स, मोटर न्यूरॉन और साइनेप्टिक नॉब्स, समझे, तब होगा मोटर यूनिट। तो इसमें ए मोटर न्यूरॉन एंड ऑल द मसल फाइबर्स इनर्वेटेड बाय इट, ये आंसर आपको मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 155, व्हाट इज द फंक्शनल कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ अ मसल फाइबर। ये सबको पता है, एक जेड लाइन से लेके दूसरे जेड लाइन तक एक मसल फाइबर में जेड लाइन के बीच का जो पार्ट है, गैप है, उसे हम सर्कोमियर बोलते हैं, जो कि हमारा कंट्रैक्टाइल यूनिट है, और करंट यूनिट वाइज ही रन करता है, थ्रू आउट द मसल फाइबर एक साथ रन नहीं करेगा, यूनिट वाइज करंट रन करेगा, और इसे कंट्रैक्ट रिलैक्स करके हमारा मसल वर्क करता है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 केमिकल से है, मैच द फॉलोइंग हार्मोन्स विद द रिस्पेक्टिव डिजीज। इंसुलिन का आपको देखते ही पता चल जा रहा है डायबिटीज मेलाइटस, थायरॉक्सिन का आपका आ रहा है ग्वाइटर बिकॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, कॉर्टिकॉइड से अगर आप मिलाओगे, कॉर्टिकॉइड से अगर हम देखेंगे तो ये लिंक कर रहा है आपका एडिसन्स डिजीज, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एनी एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स, तब एडिसन्स डिजीज इसे बोलते हैं, और एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन के ग्रुप को ही हम कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन से होता है एडिसन्स डिजीज, और हाइपरसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन से होता है कशिंग सिंड्रोम, ये ध्यान रखना। रह गया आपका ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन से आएगा हाइपरसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग मिडिल एज इज एक्रोमेगाली, इसका कोई लिंक नहीं है क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ ADH से होता है, ये ADH वाला लिंक है, तो इसमें यही आंसर आ रहा है। तो इसमें आंसर आपको मार्क करना था, दैट इज P का क्या आ रहा है 5, Q का एक बार देख ले 4, R का आपका आ रहा है 1 और S का आ रहा है 3, तो इसमें आपको B मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 157 रेड स्केलेटल मसल और व्हाइट स्केलेटल मसल के कंपैरेटिव अकाउंट है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखा है ABCDEFGH। ये क्वेश्चन है बड़ा इजी, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बच्चों को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बोलते ही इसमें आ जाएगा आपका व्हाइट स्केलेटल मसल। मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आएगा रेड स्केलेटल मसल। एबंडेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो व्हाइट स्केलेटल मसल है, ठीक है, ये याद करना है फीचर। हाई कंटेंट ऑफ मायोग्लोबिन है इसलिए वो रेड है ना कलर, मायोग्लोबिन जब इसमें ज्यादा होता है रेड होगा, कम होगा वो व्हाइट होगा। मॉडरेट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेड स्केलेटल मसल। एरोबिक मसल्स कौन सा है, ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, ज्यादा ATP, थकेगा कम, तो रेड स्केलेटल मसल। डिपेंडेंट ऑन एनारोबिक एक्टिविटी, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम है, व्हाइट स्केलेटल मसल। लेस मायोग्लोबिन कंटेंट, व्हाइट स्केलेटल मसल। Identify A to H traits as characteristic of 1 and 2 types of muscle. Red muscles और white muscle 1 and 2 है। आपको यहाँ पे डिमार्केट करना है कि कौन सा करेक्ट बैठ रहा है। तो इसमें आंसर ऐसे मार्क किया हुआ है, इसमें देखो D, क्योंकि 1 में B, D, E, F, 1 क्या है रेड स्केलेटल मसल। तो एक बार देख लो यहाँ पे B आ रहा है, D आ रहा है, E आ रहा है, F आ रहा है, बाकी जो रहेगा A, C, G, H, A, C,
GH। तो इसमें आंसर आपका ये आएगा BDEF AC GH। ओके, तो इसमें 157 में आपको डी मार्क करना था। तो वाइट स्केलेटल मसल, रेड स्केलेटल मसल्स कैसे कंपैरेटिव अकाउंट आ सकते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis के कंपैरेटिव अकाउंट। मैं कंपैरेटिव अकाउंट थोड़ा सा देख के हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। हमेशा लिख के प्रैक्टिस करके रहना चाहिए, जिससे कि मार्क्स अच्छे से आए, कि बहुत इजी रहता है लेकिन थोड़ा सा टाइम ले लेता है ऐसे क्वेश्चंस, इसके लिए रिवीजन स्ट्रांग चाहिए। ओके, हम क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट 158। क्वेश्चन नंबर 158 में स्टेटमेंट 1 में है माइस्थेनिया ग्रेविस इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। ये जो भी स्टेटमेंट दिया है ऑटोइम्यून डिजीज से रिलेटेड, ये करेक्ट है, क्योंकि माइस्थेनिया ग्रेविस में पैरालिसिस होता है और इसमें मेनली एंटीबॉडी अटैक करता है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ सर्कुलेमा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। टिटेनी इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड स्पाज्म व्हाइल कंट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू हाई कैल्शियम लेवल। ये आपको पहले ही दिख गया होगा, इसमें गलत आ जाएगा बिकॉज इसमें लो कैल्शियम लेवल होता तो ये करेक्ट होता। तो ऑटोमेटिकली इसमें आंसर आ रहा है आपका स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आपको डी मार्क करना था, कि हमें पता है कि टिटेनी में नॉर्मली बॉडी फ्लूइड्स में जब कैल्शियम कम होता है तो सोडियम का फ्लो मसल फाइबर में एबनॉर्मली हाई रहता है। बिकॉज ऑफ दिस विदाउट एनी प्रॉपर सिग्नल फ्रॉम ब्रेन, मोटर सिग्नल नहीं होते हुए भी मसल कंट्रैक्ट करेगा। अगर हमारे ब्रेन हमें सिग्नल नहीं दे रहे और फिर भी हमारा स्केलेटल मसल एबनॉर्मली फंक्शन कर रहा है, उसे हम टिटेनी बोलते हैं। और ये टिटेनी अगर एबनॉर्मल स्पाज्म शो कर रहा है और ये स्पाज्म और ये कंट्रैक्शन, वाइल्ड कंट्रैक्शन अगर सस्टेन हो गया, बहुत देर तक रह गया, तब उसी टिटेनी को हम टिटेनस बोलते हैं। ओके, उसके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एक रेफरेंस है एंटीटॉक्सिन का, वो आपको टीचर्स बाद में पढ़ाएंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन नंबर 159 ये लोकोमोशन के डायग्राम से है। फॉलोइंग इज द फिगर ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स, आइडेंटिफाई P, Q एंड R। क्या हमें पता है कि 1 एक्टिन इक्वल्स टू 2 एफ एक्टिन हेलिकली वन टू इच अदर, जिसमें ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और खुद एक्टिन होता है। ग्लोबुलर G एक्टिन से बहुत सारे बॉल से एक एक्टिन बनता है एफ एक्टिन, और 2 एफ एक्टिन हेलिकली वन करके एक कंप्लीट एक्टिन बनाता है। तो इसमें अगर हम देखें P स्टैंड फॉर ट्रोपोनिन, ये ट्रोपोनिन से, और Q इज फॉर ट्रोपोमायोसिन एंड R इज फॉर एक्टिन। तो इसमें हमको आंसर मार्क करना था D। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 असर्शन रीजन है एस्ट्रोजन शोज इट्स इफेक्ट्स बाय रेगुलेटिंग द जीन एक्सप्रेशन इन इट्स टारगेट ऑर्गन्स। मैंने आपको कुछ ही देर पहले कहा था कि केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन के चैप्टर में लास्ट में एक डायग्राम है, जिसमें देखना एस्ट्रोजन डायरेक्टली जाके न्यूक्लियर रिसेप्टर्स को अटैच करके जीन एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो भी एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, ये हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कहीं ना कहीं जाके स्टेरॉइड्स हमारे जीन एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डीएनए को मैनिपुलेट करके, चेंज करके नया प्रोटीन बना के भी वो हमें चेंज कर सकते हैं स्टेरॉइड्स। पेप्टाइड जो होते हैं उसे सेकेंडरी केमिकल मैसेंजर्स चाहिए प्रोटीनस हार्मोन्स को, वो हमेशा एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर या तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से अटैच करता है और जीन एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो मैंने एक साथ कंपेयर करके आपको बताया। इसमें पूछा एस्ट्रोजन के बारे में, तो ये करेक्ट है। ओके, ये एनाबॉलिक हार्मोन है। तो ऑटोमेटिकली रीजन में क्या है, एस्ट्रोजन बीइंग एन स्टेरॉइड हार्मोन इंटरेक्ट्स विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर एंड इस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इंटरेक्ट्स विद सेलुलर जीनोम। तो इसमें अगर हम देखेंगे बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन आएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्टली मैंने आपको कहा ही है, जब भी वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर न्यूक्लियर रिसेप्टर से अटैच करता है, चाहे एस्ट्रोजन हो, टेस्टोस्टेरोन हो या कोई भी स्टेरॉइड हार्मोन हो, वो जीन एक्सप्रेशन चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो याद रखना है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 161। Question number 161, which of the following hormones is actually synthesized by the hypothalamus and transported axonally to the posterior pituitary for storage and release? इसमें बेस्ट आंसर आ रहा है ऑक्सीटोसिन, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द हार्मोन, इट फेवर्स ग्लाइकोजेनेसिस, दैट मीन्स ग्लाइकोजन फॉर्मेशन को ये फेवर करता है, ग्लाइकोजन बनाता है। द नेक्स्ट वन इज इट फेवर्स फैट सिंथेसिस एंड डिपोजिशन, ये इशारा कर रहा है एडिपोज टिश्यू की तरफ बाय सिग्नलिंग द एडिपोज टिश्यू कि तुम शुगर को लो और फैट में कन्वर्ट करो, लाइपोजेनेसिस। ओके, इट फेवर्स प्रोटीन एनाबॉलिज्म, दैट मीन्स वो प्रोटीन बनाने को सपोर्ट करता है, तोड़ने को नहीं। तो जब भी एनाबॉलिक की तरह इशारा है तो इसमें फटाफट आपको आंसर मार्क कर देना था इंसुलिन। पहला तो ये है कि कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, कैटाबॉलिक है। एड्रेनलिन स्ट्रेस हार्मोन है, कैटाबॉलिक है। ग्रोथ हार्मोन एनाबॉलिक है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन ये सब फंक्शंस नहीं करते डायरेक्टली। ये पूरा मैच कर रहा है इसी के साथ ग्लाइकोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस जो कि एडिपोज टिश्यू में इसका रिसेप्टर है, और प्रोटीन एनाबॉलिज्म।
ओके, प्रोटीन एनाबॉलिज्म फिर भी इससे लिंक कर रहा है, लेकिन ये लाइन एडिपोज टिश्यू की तरफ इशारा है, फर्स्ट लाइन ग्लाइकोजन बनाने का हेपेटोसाइट्स की तरफ इशारा है। सो द बेस्ट आंसर इज इंसुलिन 162 का, दैट इज बी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन नंबर 163 में करेक्ट कॉलम मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन्स, अगर हम देखेंगे कौन सा है, जितने भी हार्मोन्स हमारे पिट्यूटरी के, पेनक्रियाटिक हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, सब इस कैटेगरी में है नेचर के बेसिस पे। स्टेरॉइड्स अगर हम बोलेंगे, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियल, प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। आइडोथायरोनिन आपको पता ही चल रहा है T3 T4, और रहा आपका अमाइनो एसिड डेरिवेटिव एपिनेफ्रिन। तो इसमें आंसर आपका बी आ रहा है, नीचे आपका बी लिखा हुआ है आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164 में इन द ह्यूमन पेक्टोरल गर्डल द हेड ऑफ द ह्यूमरस आर्टिकुलेट्स विद द स्पेसिफिक डिप्रेशन टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट, जो कि ग्लेनोइड कैविटी है। हमें ये पता है कि इस एरिया में हमारा जो डिप्रेशन है, जो कि शोल्डर एरिया में ग्लेनोइड कैविटी है, और नीचे हमारा जो फेमर का हेड अटैच होता है, वो डिप्रेशन को हम बोलते हैं एसिटाबुलम। ओके, तो एसिटाबुलम से कभी भी फेमर अटैच हो रहा है, वो भी बॉल एंड सॉकेट है, यहाँ पे भी बॉल एंड सॉकेट है, हमारे कान के अंदर भी बॉल एंड सॉकेट होता है। तो इस एरिया के बॉल एंड सॉकेट में ग्लेनोइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड रोटेट करता है। ओके, और नीचे हिप जॉइंट बनाता है, जो कि एसिटाबुलम में फेमर का हेड रोटेट करता है। तो इसमें आंसर सी मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165 में कुछ स्टेटमेंट्स है। रीड ऑल स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ करेक्ट वंस। न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। हमें पता है कि न्यूरल सिस्टम जो होता है क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बट उसे फिर भी हार्मोन्स का हेल्प चाहिए, बिकॉज वो हर एक सेल के अंदर इनर्वेट नहीं कर सकता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इंपल्स ट्रांसमिशन एक्रोस केमिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन दैट ऑफ एक्रोस द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। ये उल्टा लिखा है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बहुत रेयर होता हमारे सिस्टम में, जो कि एसए नोड एवी नोड के बीच में है, ब्रेन में है, और फास्टर होते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, जस्ट लाइक जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। केमिकल सिनेप्स थोड़ा स्लो होता है, कि उसका न्यूरोट्रांसमीटर का हेल्प चाहिए, वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स में अटैच होगा, फिर सिग्नल आगे जाएगा। इट्स लिटिल स्लो इन कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। तो यहाँ पे गलत आ गया। सेरेब्रल एक्वेडक्ट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन, ये करेक्ट है, क्योंकि सेरेब्रल एक्वेडक्ट मिड ब्रेन में थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ ब्रेन में है, और फोर्थ वेंट्रिकल हमारे मिड हाइंड ब्रेन में है। उन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो पैसेज है वो सेरेब्रल एक्वेडक्ट है, एक ऐसा एरिया जहाँ पे से CSF गुजरता है और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाता है, क्योंकि CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारा ब्रेन बनाता है। द नेक्स्ट वन इज हाइपोथैलेमस कंटेन सेंटर्स दैट कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन। नो, क्योंकि ये पॉइंट मेडुला की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ पे अगर मेडुला होता तो ये करेक्ट होता, यहाँ पे हाइपोथैलेमस नहीं होता, यहाँ पे मेडुला होने से करेक्ट होता। तो इसमें ऑटोमेटिकली आंसर बी आ रहा है, दैट मीन्स 2 करेक्ट है और 2 गलत है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 166। क्वेश्चन नंबर 166 में इन द ह्यूमन रिब केज द 8th, 9th and 10th pairs of ribs do not articulate directly with the sternum but join the 7th rib with the help of hyaline cartilage. What is this rib specifically called? हमें पता है जो भी false ribs होते हैं उसे हम vertebrochondral ribs बोलते हैं, और जो डायरेक्टली sternum से कनेक्ट होता है 1 to 7 उसे हम बोलते हैं vertebrosternal ribs, जो कि बुक में लिखा नहीं है, और एक होता floating ribs जो कि 11th, 12th होता है। तो ये आपको पता होगा, तो इसमें आंसर है ए। अब देखेंगे 167। Which of the following structure is a track for nerve fibers that connects the left and right cerebral hemisphere of the human brain, जो कि है corpus callosum। corpus callosum एक nerve track है, एक्सॉन से बना है, बंडल से, जो हमारे राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन को पास कराने में इजीली हेल्प करता है। पोन्स भी एक ब्रिज का काम करता है, और मिड ब्रेन के ब्रिज को बोलते हैं क्रूरा सेरेब्री, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। फोर ब्रेन का ब्रिज तो ये है कॉर्पस कैलोसम, मिड ब्रेन का ब्रेन है नर्व ब्रिज है क्रूरा सेरेब्री, और हाइंड ब्रेन का जो ब्रिज है उसे हम लोग बोलते हैं पोन्स, ये याद रखना। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 168। 168 में मैच द टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, कॉलम 1 विद कॉलम 2। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है उसमें आंसर आपको पता ही, अभी हमने डिस्कस किया था, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गार्डल। ठीक है, हिंज जॉइंट है बिटवीन, क्या होगा दिस योर हिंज जॉइंट आपको नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट होता है। पाइवोट होता है बिटवीन एटलस एंड एक्सेस। ग्लाइडिंग होता है बिटवीन कार्पल्स। सेडल होता है बिटवीन कार्पल मेटाकार्पल एंड थंब, ये वर्ड याद रखना सेडल के लिए। ओके, तो इसमें आंसर क्या है ए, ये तो आपको याद करके रखना है, A3, B5, C1, D2 और E4,
ओके तो इसलिए आंसर आपको यहाँ पे ए मार्क करना था। जब भी आपको बॉल एंड सॉकेट जो है वो पूछेंगे या तो कुछ भी पाइवोट जॉइंट, सैडल जॉइंट, एनसीईआरटी से जनरली वो साइनोवियल जॉइंट्स पूछते हैं जिसमें कंसिडरेबल मूवमेंट होता है, ये वर्ड याद रखना। और फाइब्रस जॉइंट में तो इमूवेबल है और अगर आपको पूछेंगे लिमिटेड मूवमेंट वाला वो कार्टिलेजिनस जॉइंट का है। ओके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 169। 169 में erythropoietin is a peptide hormone that stimulates the formation of red blood cells, erythropoiesis, which specific cells secrete this hormone? Juxtaglomerular cells of the kidney। हमें पता है juxtaglomerular cells of the kidney हमारे efferent arteriole के सरफेस में होता है जिसमें रास मैकेनिज्म में उसका रोल है, लेकिन ये पॉइंट फिर से केमिकल में भी दिया हुआ है कि एरिथ्रोपोइसिस को सपोर्ट कौन करता है किडनी के थ्रू, तो वो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है जो जेजी सेल से सिक्रीट होता है। ओके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 170। Question number 170, during the contraction of a skeletal muscle fiber, which of the following bands or zone retain its length? हमें पता है कि A band जो पार्ट है उसमें मायोसिन है और स्लाइडिंग किसका होता है, एक्टिन मायोफिलामेंट का, दैट इज ए आई बैंड जो होता है एक्टिन मायोफिलामेंट स्लाइड एंड पास ओवर द मायोसिन मायोफिलामेंट्स। तो ऑटोमेटिकली ए बैंड का जो पोजीशन है वो तो सेम ही रहेगा आफ्टर कंट्रैक्शन और बिफोर कंट्रैक्शन। तो यही आपको क्वेश्चन पूछा कि ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर विच ऑफ द फॉलोइंग बैंड्स और जोन रिटेन इट्स लेंथ, ए बैंड। अब एक चीज याद रखना, तुम्हें एक क्वेश्चन मिल सकता है सीबीएसई पीएमटी में, बहुत पहले का क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी? एक्टिन फिलामेंट स्लाइड एंड पास ओवर द मायोसिन मायोफिलामेंट, ये करेक्ट है। बट हमेशा याद रखना कि जो मायोफिलामेंट्स का लेंथ है आफ्टर ईच कंट्रैक्शन इट रिमेन्स सेम, लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आता, वो सिकुड़ता है, श्रिंक करता है। ओके लेकिन यहाँ पे पूछा है आपका स्लाइड करके कौन जाता है, वो तो जाएगा एक्टिन मायोफिलामेंट दैट इज आई बैंड पे फर्क पड़ेगा, लेकिन ए बैंड जो है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो इस रेफरेंस में अगर हम देखेंगे तो बेस्ट आंसर ए बैंड होगा। इन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे ए बैंड अपना जगह नहीं बदलता, वो अपने जगह पे ही है। जो एक्टिन मायोफिलामेंट से वो स्लाइड एंड पास ओवर द मायोसिन मायोफिलामेंट, तो आई बैंड में सर्कोमियर में उसमें फर्क पड़ रहा है। ओके तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 171 भी असर्शन रीजन है। असर्शन में लिखा है पैराथायरॉइड हार्मोन एंड थायरोकैल्सिटोनिन आर कंसीडर्ड एंटागोनिस्टिक हार्मोन। यस बिकॉज पैराथायरॉइड हार्मोन पैराथायरॉइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है जिसका रोल है ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाना, और थायरोकैल्सिटोनिन पैराफॉलिकुलर सेल्स थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है जिसका रोल है बोन का कैल्शियम लेवल बढ़ाना और ब्लड के कैल्शियम लेवल को घटाना। ठीक उल्टा काम कर रहे हैं दोनों। रीजन है पीटीएच इज हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन दैट इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल्स व्हेरेas टीसीटी इज हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन दैट डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। तो परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है रीजन, तो इसमें एकदम आराम से आपको आंसर मिल गया होगा। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 172। Question number 172 में the scapula is a large triangular flat bone situated in the dorsal part of the thorax between which the ribs is it located? कौन से ribs के बीच में scapula present है? इस क्वेश्चन का बोलना ये था कि स्केप्यूला जो होता है हमारे डॉर्सल साइड में, ये कौन से रिब्स के बीच में प्रेजेंट है। अगर आपको फिर भी स्केप्यूला लेके डाउट है प्लीज आप एक बार इमेज देख लेना उसका, और बोन्स का आप इमेज देखोगे तब उसे विजुअलाइज कर पाओगे। तो इसमें आंसर आपको मार्क करना था जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन है, सेकंड एंड द सेवेंथ रिब्स। अच्छा अभी 173 में है द हार्मोन्स व्हिच स्टिमुलेट एरिथ्रोपोइसिस आर सिक्रेटेड बाय द ऑल गिवन एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्सेप्ट। अब देखो एरिथ्रोपोइसिस बहुत सारे और भी ग्लैंड्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो किडनी है जेजी सेल्स का, एक है थायराइड ग्लैंड का थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल है, टेस्टोस्टेरोन है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो इसमें से कौन सा ग्लैंड है जो एरिथ्रोपोइसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता? पैराथायरॉइड ग्लैंड, क्योंकि वो सोलली उसका रोल होता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को लुक आफ्टर करना, उसको देखना कि ब्लड का कैल्शियम लेवल को बढ़ाना है और बोन के कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करना है बाय डिक्रीजिंग इट, जस्ट ऑपोजिट टू द टीसीटी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 174। क्वेश्चन नंबर 174 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड हार्मोन एक्ट्स ऑन द एक्सोक्राइन पेनक्रियास टू स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन? अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, स्टिमुलेट द पेनक्रियास देखते ही आपको सीसीके भी याद आएगा, लेकिन सीसीके कोलिसिस्टोकाइनिन का रोल है पेनक्रियास का एंजाइम सिक्रीट कराना और गोल ब्लैडर कंट्रैक्शन कराना, लेकिन जो सिक्रीटिन है वो टारगेट करता है पेनक्रियाटिक सेल्स को फॉर द सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन। तो इसमें बेस्ट आंसर आ रहा है सी, दैट इज सिक्रीटिन।
मेम्ब्रेन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 175 देखेंगे। 175 असर्शन में है सिग्नल ट्रांसमिशन अक्रॉस द केमिकल सिनेप्स इज यूनिडायरेक्शनल। क्योंकि हमारे जो साइनेप्टिक नॉब्स होते हैं उसमें जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है जिसमें स्टोर्ड है न्यूरोट्रांसमीटर, वो हमारे एक्सॉन के लास्ट एंड में रहता है, तो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होना ही पड़ेगा। ओके, रीजन में है न्यूरोट्रांसमीटर्स आर स्टोर्ड इन द प्रीसिनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल्स एंड द रिसेप्टर्स आर लोकेटेड ऑन द पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन। सो ऑन दैट बेसिस असर्शन रीजन इसमें दोनों करेक्ट आ रहा है और इसमें आपको बी मार्क करना था। इसमें बहुत सारे बच्चे गलत कर सकते हैं क्योंकि इसमें नॉट पहले आ गया और बी वाला करेक्ट वाला पैथ में आ गया। ये सब भी आपको ध्यान रखना है, कभी भी वो सीक्वेंस इसका चेंज कर सकते हैं। ओके, इसलिए एक ट्राई था कि आप देख के मार्क करते हो या नहीं करते हो, इसलिए इसको बी में रखा गया है। ओके, एक चीज बता दूं, आप एक डायग्राम देखोगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ये आपका प्री सिनेप्टिक नॉब है और ये आपका पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में जो रिसेप्टर्स रहते हैं, मान लो ये एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसमें जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है, इसी साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर रहता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आना पड़ेगा वो यूनिडायरेक्शनल आना ही पड़ेगा, इस तरफ ही, ये इस तरफ जा ही नहीं पाएगा क्योंकि एक्सॉन के लास्ट एंड में भी साइनेप्टिक नॉब्स रहते हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्ड रहता है और इसका सिक्रीशन होने से ही ये न्यूरोट्रांसमीटर आके हमारे एसिटाइलकोलिन या कोई भी रिसेप्टर्स में अटैच करके पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स के अंदर सोडियम इन्फ्लक्स के लिए वो रेडी करेगा उसे, जिससे कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन भी आगे अभी जनरेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स स्टार्ट कर पाए। तो ये रेफरेंस उसके तरफ इशारा था। ओके, ये डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है, केमिकल सिनेप्स का है एक्चुअली वो, और ये यही मीन कर रहा है कि यूनिडायरेक्शनल होना ही है क्योंकि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स को सिग्नल के लिए न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए जो कि एक्सॉन के लास्ट एंड में है। ओके, तो इसमें असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। बस यहाँ पे ए के जगह बी जो नॉर्मल सीक्वेंस होता है उसको ठीक उल्टा करके दिया है, जिससे कि आप एक बार रीडिंग करके जब भी करो ऑप्शन को रीडिंग करके मार्क करोगे, नहीं तो यहाँ पे भी कुछ चेंजेस होने से आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। ये एक आपके लिए एक वो था, क्या ट्रिक्स था जिससे कि आप पकड़ पाए या नहीं पाए ये देखने के लिए। अब हम नेक्स्ट लिंक देखेंगे 176। क्वेश्चन नंबर 176 केमिकल से है, द मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच इज अ पार्ट ऑफ डैश रीजन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें आंसर आपको ये मार्क करना था, पार्स इंटरमीडिया एडिनोहाइपोफाइसिस। ह्यूमन के केस में दो ही पाउच रहता है, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड दिस न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी है उसके अंदर रहता है पार्स डिस्टलिस, और ह्यूमन में पार्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट मार्च विद पार्स डिस्टलिस। तो ऑटोमेटिकली पार्स इंटरमीडिया मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करते हैं, लेकिन वो एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर रह के करते हैं, वो ध्यान रखना है। बाकी मैमल्स में पाउच 3 होते हैं जिसमें पार्स इंटरमीडिया का जो पोर्शन है मिडिल पाउच में होता है, दिस इज नॉट इनसाइड द एंटीरियर पाउच, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है 177, अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कंट्रैक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस ऑकर्स विद इन द सर्कोमियर, द आई बैंड रिटेन्स ओरिजिनल लेंथ। ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आई बैंड बना ही एक्टिन मायोफिलामेंट से जो स्लाइड एंड पास ओवर करता है टुवर्ड्स द मायोसिन मायोफिलामेंट जो कि ए बैंड का पार्ट है, तो ये होगा नहीं। एज जोन डिसअपियर्स ऑन रिड्यूसेस, मैंने आपको कहा था कि एज जोन तभी आपको नहीं दिखेगा जब एक्टिन मायोफिलामेंट अंदर की तरफ जाएगा, दैट मीन्स वो या तो एंटर कर रहा है या तो पूरा का पूरा एंटर कर चुका है, तब आपको एज जोन या तो रिड्यूस दिखेगा, कम दिखेगा, या तो दिखेगा ही नहीं। ओके, तो इसमें बेस्ट आंसर तो बी ही आ रहा है। बाकी देखते हैं, द ए बैंड शॉर्टन्स इन लेंथ, ए बैंड कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा क्योंकि उसी की तरफ एक्टिन मायोफिलामेंट्स आ रहे हैं, तो इसमें सी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन है द एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन्स। एक्टिन फिलामेंट जो होता है वो शॉर्ट कभी नहीं होता, तो उसका लेंथ हमेशा मेंटेन रहता है, वो बस स्लाइड एंड पास ओवर होता है टुवर्ड्स द मायोसिन मायोफिलामेंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक था, इसमें आपको बी ही बेस्ट आंसर मार्क करना था मसल कंट्रैक्शन के हिसाब से। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 178। 178 में है, कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट A to D and select the option which includes all the correct ones only. Pineal gland situated on the ventral side of the forebrain. ये वेंट्रल साइड नहीं होगा, ये डॉर्सल साइड होगा, तो करेक्ट होता। ओके, कॉर्पस ल्यूटेम इज फॉर्म्ड आफ्टर द ओव्यूलेशन, इज फॉर्म बाय इंड्यूस्ड बाय LH। ये केमिकल से पूछा है, नॉट फ्रॉम रिप्रोडक्शन, ये ध्यान रखना, तो करेक्ट आ रहा है। इन फीमेल ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट द कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एंड द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन ऑफ फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड, ये भी केमिकल में लिखा है, तो करेक्ट है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द बोनी सॉकेट या कैविटी कॉल्ड सेला टार्सिका, ये भी करेक्ट है। तो इसमें B, C, D करेक्ट आ रहा है, जो कि आंसर इसमें D मार्क करना था। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 179।
9। क्वेश्चन नंबर 179 जनरेशन एंड कंडक्शन नर्व इम्पल्स से है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ नर्व इम्पल्स जनरेशन इन द करेक्ट सीक्वेंस। इसमें 4 1 3 2 देखो मिला के एक बार। 4 में है एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस एंड रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। हमें पता है जब भी स्टिमुलस आता है इन जनरल हमारे रेस्टिंग स्टेट में अगर हम देखेंगे बाहर सोडियम ज़्यादा रहता है इसलिए पॉजिटिव होगा, अंदर पोटेशियम ज़्यादा रहता है इसलिए नेगेटिव होगा। बाहर सोडियम ज़्यादा, अंदर पोटेशियम ज़्यादा। यही रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी तभी पॉसिबल है जो वोल्टेज गेट ऑफ सोडियम ओपन होगा और सोडियम एंटर करेगा फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो थोड़ी देर में ही रिवर्सल होगा पोलैरिटी का। अंदर सोडियम ज़्यादा होने के कारण पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव। ये जगह अभी भी रेस्टिंग में ही है क्योंकि यहाँ पे अभी भी इंफॉर्मेशन पास नहीं हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है नंबर 1 ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेट, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। फिर आ गया आपका 3 रेस्टोरेशन ऑफ स्टेबल रेस्टिंग पोटेंशियल एंड इफ्लक्स ऑफ, यहाँ पे है 3 इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम सॉरी, और इसके बाद होगा रेस्टोरेशन। दैट मीन्स जब भी सोडियम एंटर करता है और यहाँ का रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी होता है तो सोडियम पहले A to B रन करता है अंदर और B to रन करता है, B to A रन करता है बाहर। ओके, दैट इज पकड़ लो इसको A, इसे पकड़ लो B, तो ऑटोमेटिकली सोडियम यहाँ पे खुला, थोड़ी देर बाद ये गेट बंद हो जाएगा। ये गेट बंद होते ही यहाँ पे पोटेशियम निकलना शुरू होगा। इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम ही क्विकली हमारे सिस्टम को रेडी करता है फॉर द नेक्स्ट स्टिमुली। इसमें उन्होंने सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में नहीं लिखा। इट डजंट मीन कि ये गलत है क्योंकि इसका क्वेश्चन का नीड जितना है उतने में ये आंसर आ गया। सोडियम पोटेशियम पंप ये कंटिन्यू चलता रहता है जिसमें 3 सोडियम निकलते हैं 2 पोटेशियम को डालने के बाद। 2 पोटेशियम आना है अंदर, बाहर से अंदर के तरफ, एक्सॉन के अंदर के तरफ, इसीलिए 3 सोडियम को निकाला जाता है। वो सोडियम पोटेशियम का रोल है, पोटेशियम पंप का रोल है। लेकिन पोटेशियम इफ्लक्स ही मेनली प्राइमरीली रेडी करता है हमारे न्यूरॉन्स को क्विकली फॉर द नेक्स्ट स्टिमुली। तो ऐसे ऑप्शंस अगर आ गए आप इसको गलत नहीं पकड़ सकते क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप मेंशन ना होते हुए भी इस जगह पे आंसर आ रहा है। पहला वाला आया एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी बिकॉज ऑफ ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेट सोडियम चैनल्स। ओके, सेकंड वाला आया रेस्टोरेशन दिस इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। फिर आया रेस्टोरेशन ऑफ स्टेबल रेस्टिंग पोटेंशियल। इसी के बीच में छिपा है सोडियम पोटेशियम का बात जो कि इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। फिर भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आने से आप ऐसे मार्क करोगे, कहीं कहीं पे कुछ हाफ इंफॉर्मेशन वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो आपको मार्क करना है इसमें A, और घबराने वाली बात नहीं है। कभी भी कुछ भी रहेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग रहने से भी क्वेश्चन में समझ में आ गया अगर आपको आंसर जो दिख रहा है वही मार्क करके आओगे। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आपको प्लेस किया गया है जिससे कि आगे आप पेपर्स में ऐसे कोई भी हाफ इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस आए उसको भी आप टैकल कर पाओ। ओके, तो चलो लास्ट क्वेश्चन अभी देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 180 आपको हार्मोन्स और इसके फीचर्स दिए गए हैं जिसमें आंसर आपका बी आ रहा है। P2 थाइमोसिन का आ रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स जो कि केमिकल में मेंशन है। Q3 आ रहा है, ये तो बहुत बार हम डिस्कस किए, स्टिमुलेट एरिथ्रोपोइसिस। R4 आ रहा है रेगुलेशन ऑफ डायurnal रिदम, और S आ रहा है 1 इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो ये पेपर हमने डिस्कस कर लिया जूलॉजी का, दैट इज PT5। अब आगे मिलेंगे हम PT6 में। और जब भी आप एक चीज़ याद रखो, अभी से लेके जनवरी से लेके आपका 4 मंथ्स है, आप 4 मंथ्स को फुल डेडिकेशन के साथ आप पढ़ो। आप थोड़ा सा मोबाइल का यूज़ कम करो, तुम देखना मेमोरी पावर भी बढ़ेगा, और एक स्ट्रिक्ट करिकुलम फॉलो करो जिससे कि मेमोरी पावर बढ़ेगा, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ऑटोमेटिकली जो भी पेपर्स मैंने आपको बोला उसको आप रिवाइज करना ज़रूर, एग्ज़ाम के बाद भी उसे लेके बैठना। अगर कोई भी आपका डाउट है आप वीडियो सॉल्यूशंस देखो, उससे समझो और चीज़ों को क्लियर करने का कोशिश करो। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच।